आज हम करने वाले हैं टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? हम जब भी किसी के पास क्रेडिट पे कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है, किसी के भी पास, तो हमने जैसे सपोज करो ए के पास हमने कुछ सामान खरीदा है बी ने, ठीक है। वो बी कहता है मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो ए कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 महीने बाद तुम पेमेंट कर देना, बट एक डॉक्यूमेंट है तुम वो साइन करो, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट को हम कैसे बोलते हैं कि ए ने एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया बी को, ठीक है, जिसपे ये लिखा हुआ है कि इतने महीने बाद तुम्हें पेमेंट करनी है, इस चीज़ के तुम प्रॉमिस करो। उस चीज़ को हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल, एक होता है हमारे पास बिल पेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है? जिससे हमें पैसा मिलने वाला होता है, वो होता है हमारा बिल रिसीवेबल, ठीक है। और बिल्स पेबल क्या होता है? हमें इससे मतलब ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसकी वजह से हमें पे करना होता है, वो होता है हमारा बिल्स पेबल, ठीक है। BR और BP हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। और एक बात, तो हम क्रेडिट पे जब भी कोई सामान खरीदते हैं किसी के पास, तो हम उसे मतलब एक प्रॉमिस करते हैं उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वजह से, कि मतलब हम एक प्रॉमिस करते हैं कि हम इतने टाइम बाद इतना अमाउंट तुम्हें पे कर देंगे, ठीक है। तो वो होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। अब एक वर्ड आता है हमारे पास नेगोशिएबल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा प्रोमिसरी नोट, नेक्स्ट एक होता है हमारा चेक, एक होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। अब प्रोमिसरी नोट क्या होता है? कि मतलब मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ एक डॉक्यूमेंट पे साइन करके कि मैं इतने महीने बाद तुम्हें पेमेंट कर दूंगा, इतने दिन बाद ये अमाउंट, ठीक है। चेक क्या होता है? कि हम बैंक को ऑर्डर देते हैं कि हमारे अकाउंट में से इस बंदे को या इस कंपनी को तुम इतने पैसे निकाल के दे दो। और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मतलब ऑर्डर होता है एक, कि अब तुम्हारी मैच्योरिटी डेट आ चुकी है बिल की, मतलब अब तुम्हें पेमेंट करनी है, तो अब तुम पेमेंट कर दो। मतलब एक ऑर्डर होता है जिसने हमारे पास क्रेडिट पे सामान लिया होता है उनके लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की। अभी मैंने बोला मैच्योरिटी डेट क्या होती है। मैच्योरिटी डेट क्या होती है? जैसे ए ने बी के पास सामान खरीदा, ठीक है। तीन बी ने बोला कि 3 महीने बाद मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा, तो 3 महीने बाद जो डेट होगी उस डेट को हम बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। मतलब जिस दिन बी को पेमेंट करनी है वो होती है हमारी मैच्योरिटी डेट, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होती है, एक होता है हमारे पास ग्रेस टाइम। अब ग्रेस टाइम क्या होता है? ग्रेस पीरियड या फिर ग्रेस टाइम हम इसे बोलते हैं कि आज जैसे है 3 फरवरी आज, ठीक है, थर्ड ऑफ फेब है, तो मतलब 3 फरवरी को उसे पेमेंट करनी है। पर 3 दिन की हम ग्रेस मान के चलते हैं अपनी, कि मतलब 6 तारीख तक मतलब वो अपनी पेमेंट कर सकता है। मतलब जिस जो डेट है मैच्योरिटी, उसको हम 3 दिन उसके ऐड करके चल सकते हैं, कि 3 दिन बाद भी अगर वो उस बिल को लेके अगर पेमेंट करने आएगा तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। 3 दिन का हमें ग्रेस मिलता है। और एक चीज और एक चीज़ मैंने पहले भी रिवाइज कराई थी, मतलब मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, मैं एक बार और पढ़ा चुकी हूँ। 3 पार्टीज होती है हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज में। एक होता है हमारे पास ड्रॉयर, एक होता है ड्रॉवी, और नेक्स्ट थर्ड पार्टी होती है हमारी पेई। तो ड्रॉयर कौन होता है? जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, ठीक है। ड्रॉई कौन होता है? जिसे पैसे देने होते हैं। जैसे हमारा ए और बी वाला अगर केस मिले, तो ए हमारा ड्रॉयर है, बी हमारा ड्रॉई है, और पेई कौन है? मतलब पैसे किसे मिलेंगे? ए को, ठीक है। तो ए हमारा पेई है। अब पेई मतलब कोई और भी हो सकता है। जैसे ए ने बोला कि 3 महीने बाद पैसे किसी सी को दे देना, तो उस केस में सी हमारा पेई होगा, ठीक है। अब हमें आगे दे रखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में डिफरेंस। तो फर्स्ट हमारा है बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो हमेशा क्रेडिटर्स बनाते हैं, ठीक है। और प्रोमिसरी नोट हमेशा डेटर बनाते हैं। सेकंड है हमारा इट कंटेन्स एन ऑर्डर टू मेक पेमेंट, देयर कैन बी 3 पार्टीज, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। मतलब इसमें 3 पार्टी हो सकती है। और मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऑर्डर होता है कि अब तुम्हें पेमेंट करनी है। और प्रोमिसरी नोट जो होता है वो एक प्रॉमिस होता है कि हम इस डेट तक पेमेंट कर देंगे। और इसमें सिर्फ 2 पार्टीज हो सकती है, ड्रॉयर होते हैं और पेई होता है, ठीक है। इसमें ड्रॉई नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा
इट रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉई और समवन एल्स ऑन हिज बिहाफ। मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, जैसे ए और बी का हमने एग्जांपल लिया था, ए ने सेल की थी बी को, ठीक है, तो बी को इस बिल को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, ठीक है, बी के बिहाफ पे कोई और भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है हम इसके, और प्रोमिसरी नोट को मतलब कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती है ए की इसमें। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉयर और जो पेई होते हैं वो सेम पार्टी हो सकती है, मतलब ए को अब पैसे मिलने, ए ही हमारा ड्रॉयर है और ए ही हमारा पेई भी हो सकता है, ठीक है। और ड्रॉयर कैन नॉट बी द पेई ऑफ इट, ड्रॉयर जो होता है प्रोमिसरी नोट में वो पेई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ इट्स डिसऑनर ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर इज टू बी गिवन बाय द होल्डर ऑफ ड्रॉयर। जब भी कोई बिल डिसऑनर होता है, मतलब डिसऑनर से पहले उसका मतलब नोटिस दिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि मैच्योरिटी डेट तब आई तो बी मतलब पेमेंट नहीं कर पाया, ठीक है, किसी रीज़न से, तो उससे पहले मतलब उसे नोटिस मिलेगा इस चीज़ का कि मतलब अब तुम्हारी मैच्योरिटी डेट आ चुकी है तो तुम्हें पेमेंट करनी है। और प्रॉमिसरी नोट में कोई हमें नोटिस नहीं मिलता है जब डिसऑनर होता है बिल। नेक्स्ट हमें इसके एडवांटेजेस दे रखे कुछ, ये आप खुद कर लेना। मैच्योरिटी ऑफ बिल मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैच्योरिटी डेट हम किसे बोलते हैं। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है, ये जब हम अपनी मेन प्रोसेस जो करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो हम अभी केसेस करते हैं, हमारे पास टोटल 5 केस होते हैं, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज के, तो उन केस को हम पहले समझते हैं, उससे हमें एंडोर्समेंट ऑफ बिल, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये सब उसी में क्लियर हो जाएगा। अब सिचुएशन को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि कितनी बुक्स में हम एंट्री करते हैं। एक होती है ड्रॉयर की बुक, ठीक है, और एक होती है हमारी ड्रॉयर की बुक, मतलब ड्रॉयर जिसको पेमेंट मिलनी है और ड्रॉई जिसको पेमेंट करनी है, मतलब बी, और यहाँ पे ए। तो फर्स्ट हमारा केस आता है कि ए ने सपोज करो बी को के पास कुछ जैसे 50,000 रुपये के गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, ठीक है, और मतलब उनका बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया है ए ने बी के ऊपर, ठीक है, तो मैच्योरिटी डेट आई और इसने बी ने पेमेंट कर दी ए को। फर्स्ट केस हमारा ये होता है कि बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो इसकी हम एंट्री कैसे करते हैं, देखो, फर्स्ट एंट्री हमारी होती है डेटर अकाउंट डेबिट, मतलब बी अकाउंट डेबिट, ठीक है, बी अकाउंट डेबिट टू सेल, मतलब बी को हमने सेल कर दी क्रेडिट पे, ये ए की बुक में एंट्री हो रही है। यहाँ पे मैं ए और बी लिख रही हूँ ऊपर ताकि तुम्हें क्लियर हो सके, ये ए की बुक है, इधर इधर बी की बुक बना रहे हैं हम, मतलब बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फर्स्ट एंट्री हमें ये करनी है। अगर यहाँ पे सेल हुई है तो बी ने परचेज किया तो इसकी बुक में परचेज अकाउंट डेबिट टू ए के नाम से एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री हम क्या करते हैं कि अब मतलब बी आर, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई कि जब ए और बी के बीच में बिल ड्रॉ जब होता है कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ए के पास जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम कहते हैं बिल्स रिसीवेबल, और जो बी के पास जो डॉक्यूमेंट होता है उसे हम कहते हैं बिल्स पेबल, ठीक है। तो सेकेंड एंट्री हमारी होती है, अब अगर यहाँ पे ए ने सेल की है तो उसे मतलब बी आर मिला है, ठीक है, मतलब बिल रिसीवेबल मिला है टू बी के नाम से, ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी इज अकाउंट। यहाँ पे हमारा, तो अगर यहाँ पे इसे बिल्स रिसीवेबल मिला है तो इसे इसके पास तो बिल्स पेबल है ना, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, यहाँ पे एंट्री हो गया। अब मैच्योरिटी डेट आई और उसने नॉर्मल पेमेंट कर दी, अब कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर चला गया हमारे पास, और 50,000 रुपये की सपोज हमारे पास अमाउंट आ गई हमारी, ठीक है। और यहाँ पे बी के बुक्स में क्या एंट्री होगी, उसके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल के थ्रू उसने एंट्री कैश मतलब डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। ये होता हमारा फर्स्ट केस। पहली जो 2 एंट्री है वो हर केस में ना सेम रहेगी, ठीक है, इतना याद रखना कि फर्स्ट जो 2 एंट्री है वो हर केस में सेम रहेगी हमारी। सेकंड केस हमारा होता है कि कोई बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन फ्यू डेज बिफोर मैच्योरिटी, मतलब ए ने सेल की बी को, ठीक है, इनके बीच में
बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसने ड्रॉ किया, ठीक है, ए बी ने इसे एक्सेप्ट भी किया, इसके पास अब बी आर है, इसके पास अब बी पी है, ठीक है। तो ए क्या कहता है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 3 महीने वेट करूंगा, तो इसने क्या किया, अपना अपना जो बिल था, इसके पास जो बी आर था, इसने उठा के अपने बैंक को दे दिया कि जब मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि कि मैं 3 महीने तक वेट करूँ और मतलब इसके लिए वेट करूँ और जब ये कब पैसे देगा, तो उसने अपना बिल जो था वो बैंक के अंदर डाल दिया, बैंक को दे दिया कि जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो तुम कलेक्ट कर लेना इसके पास, ठीक है। तो फर्स्ट 2 एंट्री हमारी सेम ही है जैसे हमने फर्स्ट में की थी, सेल परचेज हुई है, उसके बाद बी आर और बी पी रिसीव हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम बिल भेजेंगे कलेक्शन के लिए, ठीक है, बैंक के पास। तो नेक्स्ट हमारी एंट्री होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब हम अपना बिल भेज रहे हैं, चाहे किसी को भी दे रहे हैं, तो उससे बी को कोई मतलब नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमारी कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री, जब मैच्योरिटी डेट आई तो बैंक ने उस बी के पास कलेक्ट कर लिया अमाउंट, ठीक है। तो इस बार बैंक में पेमेंट आई है तो इसलिए हम कैश नहीं लिखेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट अकाउंट, और बी के बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो सेम एंट्री हमने ऊपर की थी। नेक्स्ट हमारा केस होता है व्हेन द ड्रॉयर गेट्स द बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। मतलब इस केस में क्या होता है, देखो, ए ने सपोज करो बी को सेल्स बेची है, ठीक है, 50,000 की। ए ने, बी कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, पर ए कहता है कि मतलब मेरे को तो अभी पैसे चाहिए, बट बी कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो तुम एक बिल बना के दो मुझे, ठीक है। तो ए क्या करता है, इसको बिल बना के देता है, और इसके पास तो बीपी है, ठीक है, इसके पास बी आर है, तो ए क्या करता है, तो हमें ना बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अपना तुम्हारे पास अगर कोई बिल है तो वो तुम हमारे पास लेके आओ, और हम तुम्हें उसमें जितना अमाउंट लिखा है ना वो हम तुम्हें पे करेंगे, और जब मैच्योरिटी डेट आएगी ना तो हम बी के पास उसे कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पर हम जब तुम्हें जो अमाउंट देंगे ना अभी, वो हम कुछ परसेंट डिस्काउंट काट के देंगे, जैसे 50,000 था तो 5% उसका डिस्काउंट काट के ए को आज के आज ही अमाउंट मिल जाएगा, और जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो बैंक जो है वो बी के पास कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। मतलब ए को हम पहले ही पेमेंट मिल जाएगी उसकी। फर्स्ट 2 एंट्री हमारी सेम ही रहेंगी। नेक्स्ट है हमारा, बैंक के पास अब डिस्काउंट के लिए जाएगा हमारा बिल, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर, ठीक है। और अगर हम अपना अगर बिल ऑफ एक्सचेंज अगर बैंक के पास भेजो तो उससे बी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब मैच्योरिटी डेट आई तो हमें तो पेमेंट मिलेगी नहीं, इसलिए ए की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, बैंक को पेमेंट मिलेगी ना अब, तो इसलिए हमारे पास कोई एंट्री नहीं होगी। पर बी को तो पेमेंट करनी है, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट केस हमारा आता है व्हेन द बिल इज एंडोर्स्ड बाय द ड्रॉई इन फेवर ऑफ हिज क्रेडिटर। मतलब ए बी के बीच में डील हुई, ठीक है, इसके पास अभी बी आर है, इसके पास अभी बीपी है, तो इसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ए ने ड्रॉ किया था, इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो 50,000 का वो बिल था, सपोज करो। ए ने सी के पास कुछ गुड्स खरीदे हुए थे, ठीक है, वो भी क्रेडिट पे, तो ये अपना बिल उठा के सी को दे देता है कि अब जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो बी सीधा तुम्हें पेमेंट कर देगा मुझे करने की बजाय, ठीक है। तो मतलब उसने अपना बिल एंडोर्स कर दिया सी को। तो कैसे एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री हमारी दोनों सेम रहेगी। नेक्स्ट एंट्री हमारी, हमने अपना बिल एंडोर्स किया है, उससे बी को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम चाहे किसी को उठा के दे, अपना बैंक को दे, बैंक के पास डिस्काउंट कराए, किसी को एंडोर्स करे, उससे बी को कोई मतलब नहीं है। ए के अकाउंट में होगी एंट्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मतलब बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब जब पेमेंट जब आएगी, मैच्योरिटी डेट जब आएगी तो ए को तो पेमेंट मिलेगी नहीं, पेमेंट मिलेगी सी को, यहाँ पे हमारा पे ही सी है, ठीक है। तो सी को पेमेंट मिलेगी तो यहाँ पे एंट्री होगी नहीं, पर बी को तो पेमेंट करनी है ना, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे सी अकाउंट भी हो सकता था, बट इन्होंने सिर्फ अभी बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, तो हम सी अकाउंट मान के चलते हैं, ठीक है। तो टू सी अकाउंट। एक केस होता है हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल। मतलब ए बी के बीच में डील हुई थी कि 3 महीने बाद बी पैसे दे देगा, ठीक है, बट बी कॉल करके कहता है कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, 2 महीने बाद मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको दे दूंगा। तो वो कहता है मुझे एक और नया बिल आप बना के दो, ठीक है, अभी वाले बिल को कैंसिल करो और एक और नया बिल बना के दो जिसमें लिखो कि 2 महीने बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो वो होता है हमारा रिन्यूअल ऑफ बिल।
तो अब अगर हमारा रिन्यू हो रहा है तो हमें जो पहले वाला बिल था, मतलब जो पहले वाला बिल था उसे पहले कैंसिल करेंगे, ठीक है, तभी तो ये वाला बिल रिन्यू होगा ना। तो फर्स्ट जो एंट्री हमने की थी बीआर और बीपी की, उसको यहाँ पे रिवर्स कर देना है, ठीक है। मतलब ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बीआर और बीपी अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर। नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी, अब ए कहता है कि अब अगर तुमने हमें 2 या 3 महीने, जितने भी महीने हमें परेशान किया, तो हम अब इंटरेस्ट काटेंगे। जो 50,000 रुपये, सपोज करो 50,000 रुपये थे, तो 50,000 रुपये पे अब हम 2 महीने का 5% इंटरेस्ट लगाएंगे, तब तुम हमें 2 महीने बाद पेमेंट करना, ठीक है। तो मतलब अब वो इंटरेस्ट ले रहा है ए बी के पास। तो इंटरेस्ट की एंट्री हम लिखेंगे ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और बी की बुक में क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट, मतलब ए अकाउंट। नेक्स्ट हमारा न्यू बिल, हम जब न्यू बिल बनाएंगे तो बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर और ड्रॉयर अकाउंट डेबिट टू बीपी। तो ये हमारी एंट्रीज होंगी रिन्यूअल में। एक होता है हमारे पास रिटायरिंग ऑफ बिल। रिटायरिंग ऑफ बिल में क्या होता है, ए बी के बीच में डील हुई थी, ठीक है, उन्होंने सामान खरीदा था क्रेडिट 50,000 रुपये। बी हो गया इंसॉल्वेंट, मतलब बैंकरप्ट हो गया वो, ठीक है, उसके पास पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी, तो वो कहाँ से पैसे देगा। तो वो एक को कहता है कि तुम मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो, मतलब कुछ मुझे रिबेट दे दो बिल पे, तो मैं तुम्हें पेमेंट कर सकता हूँ। सपोज करो उसने 20% रिबेट मांगी, मतलब 50,000 का 20% निकाल के उसने बोला जितने अब बचेंगे मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा। तो इसकी एंट्रीज दे रखी है हमें। कैश अकाउंट डेबिट, मतलब फर्स्ट जो 2 एंट्री होगी वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद की एंट्री है हमें कैश अकाउंट डेबिट टू रिबेट, रिबेट मतलब जितना हम डिस्काउंट उसे देंगे, और बी आर अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट जब पे करेगा वो, उसकी एंट्री बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है। जितने भी केसेस थे मैंने सारे करा दिए हैं। इसी के साथ हमारे चैप्टर खत्म होता है, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो पूछ लेना। थैंक यू।